नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं नोएडा से सौरभ शुक्ला। कुछ साल पहले गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। उस पर विभागीय जांच के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। कफील खान इस पूरे मामले में 4.5 साल से निलंबित चल रहे हैं और इस मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। क्यों डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में किरकिरी बन रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। देखिए उनकी रिपोर्ट। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा बर्खास्तगी का ऑर्डर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन कफील खान अब एक नई कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। फाइट फॉर जस्टिस मस्ट गो ऑन। मुझे न्यायालय पे भरोसा है और जिस टाइम भी मुझे फॉर्मल ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी दिन मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। डॉक्टर कफील खान 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आए। पहले ये बात सामने आई कि इस संकट के दौरान डॉक्टर कफील खान ने निजी तौर पर ऑक्सीजन जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन बीते 4 साल से डॉक्टर कफील खान पर एक के बाद एक मामले दर्ज हुए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के मामले में कफील खान समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और निलंबित हुए। 15 अप्रैल 2019 में कफील खान को जांच अधिकारी ने निर्दोष माना। 24 फरवरी 2020 को दोबारा विभागीय जांच का आदेश वापस ले लिया गया। 2019 में सीएए प्रदर्शन के दौरान कफील खान पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में हाई कोर्ट से कफील खान को राहत मिली। पहले वो मीडिया में हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और स्थानीय अखबार ने कफील खान के ऊपर में खबर छापी कि कफील खान ने जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे तड़प रहे थे तो उस वक्त कफील खान ने अपने स्तर पर निजी तौर पर तमाम सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर का बंदोबस्त किया और कई सारे बच्चों की उन्होंने जान बचाई। इस खबर के छपने के बाद में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उसके बाद में फिर सीन एकदम से उलट जाता है और डॉक्टर कफील खान समेत 8 लोगों के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई की जाती है और उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया जाता है। कफील खान जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आंखों की किरकिरी बने हैं, वहीं विपक्षी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती दिख रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कफील खान पर कार्रवाई दुर्भावनाग्रस्त है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। का समय आ गया है, सिर्फ 4 महीने की बात है। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज उनकी मुजफ्फरनगर में रैली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहां पर उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि योगी खुद पलायन करके उत्तराखंड से आए हैं। अखिलेश यादव से हमने भी बातचीत की, देखिए उसके कुछ अंश। है आप यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 दिन पहले कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे योगी जी, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। देखिए, सवाल अगर ये उठाया जाए मुजफ्फरनगर में, ये चौधरी साहब की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि और किसान बेल्ट है ये। और यूँ कहें मुजफ्फरनगर गंगा यमुना या वो ज़मीन है जो सबसे उपजाऊ ज़मीन है। और हाल ही में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था यहाँ, लाखों लाख, कोई 20 लाख कह रहा था, कोई 15 लाख कह रहा था, एक साथ देश के किसान इकट्ठे हुए थे। किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, आज सवाल किसान की आय का है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी की भागीदारी हो और सभी का सम्मान हो। अगर हम सभी की भागीदारी दे दें दल में, संगठन के रूप में, सरकार बनने में, उन अपने कार्यक्रमों में, फैसलों में, तो और उसी के माध्यम से अगर सबका सम्मान दे सकें तो उनका स्वाभाविक है कि वो लोग समाजवादी पार्टी के प्रति आएंगे। और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य रहा कि सभी नेताओं को जोड़ें। मुझे आज खुशी है इस बात की कि जहां पिछड़े, दलित या अगड़ी जाति के लोग, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेसी जो असली होता है वो कायर नहीं होता।
असली कांग्रेसी कभी कार्ड नहीं होता है। और असली कांग्रेसी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुकाबला कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है। आखिरकार जो दूसरे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। ईस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का जिन दलों से गठबंधन है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय चौहान हैं और हमारा महान दल है, वो उस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। और इधर वेस्टर्न यूपी में किसानों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। जब पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों से लोग परेशान नहीं हैं, साथ ही साथ खाने की तेल के दाम भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक विशेष योजना शुरू की गई है, जिसमें खाने का तेल 20 रुपये सस्ता दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की गाजियाबाद से ये रिपोर्ट। सरसों का तेल 175 रुपए लीटर, रिफाइंड सोयाबीन तेल 135 रुपए लीटर। गाजियाबाद प्रशासन ने खाने के तेल के थोक कारोबारियों के साथ मिलकर आम लोगों को सस्ता तेल मुहैया कराने की ये योजना शुरू की है। 1 लीटर लें क्या कितना भी लगेगा 175 रुपए। फिर गवर्नमेंट ने पहले ही इसको कम कर रखा है। जबकि आम दुकानों पर इस समय सरसों का तेल 195 रुपए और रिफाइंड सोयाबीन तेल 155 रुपए लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद की किराना मंडी में हितकारी स्टोर समेत जिन 14 दुकानों पर ये 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल मिल रहा है, लोग उसके बारे में पता करके तुरंत खरीदने पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत त्रस्त है, बहुत इतना महंगा है, तभी तो हम इतना दूर चल के आए। यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से है करीब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर आप लेने आए। जबकि आपके घर के आसपास तो तेल मिलता ही है। हाँ, तो मिलता है, तो वहाँ 210 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 175 का है, तो 35 उसके हिसाब से सेविंग है हमारी। पहले हम 200 करीब ले जाते थे, पौने 200 का मिला, 25 रुपये फायदा है हमें। तो जहाँ 10 रुपये बचेंगे वो ये फायदेमंद होएगा ना। 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल बड़ी बात है, इसलिए योजना शुरू होने से पहले ही डिमांड आने लगी। ये बहुत अच्छी पहल है और जैसे मीडिया ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा है, तो लोग टूट के पड़ रहे हैं जी, मैं वर्ड यूज़ करूंगा, टूट के पड़ रहे हैं। किसी वजह से आज हम लेट हो गए काउंटर लगाने में, स्टाफ हमारे पास शॉर्ट था छठ पूजा की वजह से, तो लोग हमसे पहले पहुंचे खड़े थे कि आपका नाम आया जी, आप हमें सस्ते रेटों में रिफाइंड दीजिए। लोग हमसे पहले खड़े थे और हमारी तैयारी उस हिसाब से हम कहेंगे पीछे थे। तेल सप्लाई करने वाले थोक कारोबारियों का कहना है कि लोग ब्रांड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि लगभग थोक रेट पर अच्छी क्वालिटी का ही तेल मुहैया कराया जा रहा है। हमारा मेन ध्येय ये है कि इसमें महंगाई जो है लोगों को सस्ता माल मिले, उसलिए हम उच्च क्वालिटी का माल दे रहे हैं। सरसों तेल में भी हम एगमार्क ग्रेड का माल दे रहे हैं 175 रुपये में। हम कच्ची घानी दे रहे हैं, पक्की घानी नहीं दे रहे हैं। सोयाबीन भी हम अच्छी कंपनी का दे रहे हैं, जैसे रुचि सोएगा है ये। पाम ऑयल भी दे रहे हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा शासन का, प्रशासन का सहयोग करके जनता को कम रेट पे माल उपलब्ध कराएं। हालांकि केंद्र सरकार के उठाए कुछ कदमों के बाद खाने के तेल के दाम कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन दाम अब भी बहुत ज्यादा हैं। दो बातें हैं। पहली ये कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब होलसेल में दाम बढ़ते हैं तो लगभग उसी तेजी के साथ रिटेल में भी दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब होलसेल में दाम कम होते हैं तो उस तेजी के साथ रिटेल में दाम कम होते हुए नहीं दिखाई देते। और दूसरा, गाजियाबाद प्रशासन को लगता है कि खाने के तेल के होलसेल के दाम और रिटेल के दामों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए रिटेलर्स पर दबाव बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। गाजियाबाद से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक का वर्चुअल करेंसी घोटाला 10 करोड़ का है या खरबों का, अब तक ये साफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री बोम्मई से लेकर के कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। हमारे सहयोगी निहाल केदवई की ये रिपोर्ट। 25 साल का श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की फिलहाल जमानत पर है। आरोप है कि इसने वर्चुअल करेंसी के एक्सचेंज में सेंधमारी करके
2000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी हासिल की। एक की कीमत तकरीबन 48 लाख रुपए। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही, लेकिन साइबर अपराध से जुड़े इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया है कि अगर मामले की जांच सही ढंग से हुई तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पद छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनके बेटे इस स्कैम में शामिल हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसीलिए पुलिस अधिकारी जांच से दूर रहना चाहते हैं। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರಬಹುದು, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। खड़गे का सीधा आरोप मुख्यमंत्री बोम्मई पर है और वो उनकी सरकार से कुछ सवाल कर रहे हैं। श्रीकी के पास से बरामद बिटकॉइंस कहां गए? जब्त 31 बिटकॉइंस और 9 करोड़ रुपए का ब्यौरा चार्जशीट में क्यों नहीं है? श्रीकी को जमानत कैसे मिली जबकि उस पर सरकारी वेबसाइट हैक करने का भी आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने भी बीजेपी पर जांच की दिशा भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि इस स्कैम को कांग्रेस की तरफ से शह मिली और उसके नेता इसमें शामिल हैं। I have given you details. See, अगर हम कुछ छुपाना चाहते तो सीबीआई और ईडी से जांच नहीं करवाते। देखना, मामला सिद्धारमैया और कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। It is going to boomerang on him and the Congress party. स्थानीय अखबार बिटकॉइन घोटाले की वजह से चल रहे सियासी उठापटक की खबरों से भरे पड़े हैं। वरिष्ठ नेता और अधिकारी सीधे तौर पर इस घोटाले से जुड़े हो या ना हो, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि इनके बेटों का इस घोटाले से सीधा सरोकार है और ये रसूखदार लोग अपने बेटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है देश प्रदेश में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रदूषण बढ़ा रहा है दिल्ली वालों की तकलीफें। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी को अश्लील टिप्पणी करने वाले, धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल की डिप्टी कमिश्नर रश्मि कालिंदिकर से बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। आइए देखते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे पहले कि ये केस आपके पास, आपने कब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया? सोमवार को हमारे पास विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा के मैनेजर आए और उन्होंने इसके बारे में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई। उनके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन और तेज़ हुआ और कल हमने हैदराबाद से ये जो टेकी है, इंजीनियर है आईआईटी से, इसको हमने हैदराबाद में से हिरासत में लिया। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और कोर्ट ने 15 तारीख तक इसकी कस्टडी दी है। तो इस लड़के ने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह हाइड की थी। उसने एक लड़की के नाम से लड़की के फ़ोटो से ट्विटर हैंडल निकाला था और ऐसे हाइड करने के बाद, मास्किंग करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती, बट ऐसा नहीं है। पुलिस अगर आप कुछ भी इलीगल चीज़ करे या आईटी एक्ट को ब्रेक करके ऐसा कुछ रेप थ्रेट दे या ऐसी कुछ इलीगल चीज़ अगर हम सोशल मीडिया पे करते हैं तो पुलिस कितने भी मास्किंग होने के बावजूद भी आप तक पकड़ पाती है और आप तक पहुंच सकती है। दिल्ली की प्रदूषित हवा आम लोगों को परेशान कर रही है। ये हाल दिल्ली का ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का भी है। हमारे सहयोगी मेहर पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। ऊपर धुंध की मोटी परत और नीचे यमुना की सतह पर जहरीला झाग, ये दिल्ली में यमुना का नजारा है। ये दरअसल पिछली और मौजूदा सरकारों की साझा पर्यावरणीय विफलता है। यमुना पर तैरता ये सफेद फोम जहरीला है, लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें लोग छठ पूजा के लिए उतर रहे हैं। लेकिन चौतरफा आलोचना के बावजूद और अखबारों चैनलों की सुर्खियों के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं है। पराली जलाने के मामले बीते 11 दिनों में 42,000 के पार चले गए हैं। ये 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। धुंध में इतना योगदान बड़ा है,
लेकिन इस साल पंजाब में पराली को लेकर एक भी FIR नहीं है, जबकि 2 साल में 1700 से ज्यादा FIR हुई थी। असल में चुनाव में बस 3 महीने बाकी हैं और सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। सबसे बुरा प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल रहा है। देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 यहीं के हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में लगातार 8वें दिन बहुत ज्यादा प्रदूषण रहा। प्रदूषण का ये स्तर स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे पास के हापुड़ में रहने वाले परविंदर सिंह पर, जिन्हें अस्थमा है। जब से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है हापुड़ के आसपास, तो उसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने भी सुबह शाम निकलने के लिए मना कर दिया घर से बाहर। यूपी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और डॉक्टर इसे दिवाली का असर बताते हैं। अभी ये दिवाली का त्योहार निकल के गया है तो कुछ प्रदूषण तो बढ़ा ही है, उसमें ठंड भी बढ़ रही है, तो ये सांस के मरीजों की दिक्कत काफी बढ़ गई है। सांस के मरीजों का नंबर अस्पताल में बढ़ गया है, सांस फूलने वाले काफी मरीज आ रहे हैं। जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट जो स्तर पहुंचा है वो सब्सिडाइज धीरे धीरे नहीं हो रहा है। उसका रीजन एक क्लाइमेट की कंडीशंस हैं। प्रदूषण की समस्या पिछले तमाम वर्षों में विकराल होती चली गई है। इसकी सबसे ज्यादा कीमत आम लोग ही चुकाते रहे हैं। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से मेहर पांडे, NDTV इंडिया।